तो ये है हाशिरा बैक स्टोरी सीरीज का पार्ट 1 जिसके अंदर हम आज 3 हाशिरास की बैक स्टोरी को कवर करने वाले हैं। इन हाशिरास के अंदर ग्योटो मियोका, सानमी और उसके बाद ओबानाय है। ओबानाय, सानमी और ग्योटो मियोका की बैक स्टोरीज को आज कवर करेंगे और बताएंगे कि इनकी बैक स्टोरी में आखिर क्या हुआ और आगे जाके क्या करने वाले हैं। एक तरह से ये सिर्फ बैक स्टोरी नहीं बल्कि फुल स्टोरी होने वाली है, क्योंकि इनकी पैदाइश से लेकर इनके डीमन से लेकर एंड तक होने वाली है। तो वीडियो को मेक श्योर शुरू से लेकर एंड तक देखना और हिट कर देना लाइक बटन को और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम सानमी से। सानमी एक विंड हाशिरा है और विंड हाशिरा होने की वजह से इसकी जो ब्रीदिंग है वो हवा की है। इसकी फाइट तुम हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही देख लोगे, क्योंकि इसकी ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाशिरा है, इसलिए इसे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा भी माना जाता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं इसकी बैक स्टोरी के बारे में। तो सानमी के 2 माँ बाप थे और बहुत सारे बहन भाई थे। साथ ही गिनिया भी सानमी का भाई ही है। गिनिया सानमी का छोटा भाई है और इसी के साथ एक इनका जो बाप था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। वो बिल्कुल ही निखट्टू था, कोई काम नहीं करता था और अपना सारा गुस्सा इनकी माँ पर और इन पर उतारता था। इनकी माँ इन्हें बचाने के लिए खुद सामने आती थी और उसके सारी मार खुद खाती थी और सानमी गिनिया और दूसरे बच्चों को बचाती थी। ये सब ये देखते थे और इन्हें अपने बाप से नफरत हो गई थी। फिर एक दिन इन्हें पता चला कि किसी लड़ाई के चलते किसी एक बंदे ने इनके बाप को चाकू से मार दिया है और उसका कत्ल कर दिया है। ये बात हमारे गिनिया ने बताई हमारे सानमी को, जिसके ऊपर सानमी ने बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं दिया और कहा अच्छा ही हुआ कि वो मारा गया, वैसे भी दुनिया में एक गंदा इंसान था जिसको ख़त्म ही हो जाना चाहिए था। जिसके बाद गिनिया ने कहा तो अब हम क्या करेंगे। तो हमारे सानमी ने उसे जवाब दिया कि अब हम अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे, क्योंकि हमारी माँ कमाती है जिसका बोझ हमें हल्का करना है, तो हमें अब सब कुछ खुद ही करना होगा। जिसके ऊपर हमारे गिनिया ने कहा कि हाँ, आज से हम अपनी फैमिली का बोझ खुद उठाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि कुछ दिनों बाद हमारा सानमी और सारे जो बहन भाई थे गिनिया समेत वो घर में बैठे थे और अपनी माँ के वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो काम से वापस आएगी। मगर रात बहुत हो चुकी थी और वो काम से वापस नहीं आई थी। तो हमारा सानमी कहता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा भाई था सबका, कि मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ कि हमारी माँ कहाँ है और तुम लोग यहीं बैठे रहना। तो वो सानमी बाहर अपनी माँ को देखने जाता है और बाकी सारे घर में बैठे रहते हैं। उसी वक्त हमें हमें पता चलता है कि कोई भी बच्चा नहीं सो रहा अपनी माँ के ना होने की वजह से और सारे ही जाग रहे हैं। इतने में ही दरवाजे पर कोई आता है और सारे बच्चे सोचते हैं कि फाइनली हमारी माँ घर वापस आ गई और सच में इसी तरह का होता है, उनकी माँ घर वापस आ जाती है। मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब जाते हैं दरवाज़ा खुद ब खुद टूटता है। गिनिया उन्हें ये करने से रोकता है, मगर फिर भी वो बच्चे दरवाजे के पास भागते हैं और इससे पहले वो दरवाज़ा खोलते दरवाज़ा खुद ही टूटकर उनके ऊपर आकर गिरता है। और ये उनकी माँ ने किया था, क्योंकि उनकी माँ अब एक डीमन बन चुकी थी। उनकी माँ को किसी ने एक डीमन बना दिया था और उसके बाद वो घर पर ही हमला कर देती है और इस हमले में गिनिया को छोड़कर सारे के सारे बच्चे मारे जाते हैं। अब गिनिया कैसे बच जाता है, क्योंकि उसी वक्त सानवी वहाँ आ जाता है और सानवी अपनी माँ को पकड़कर घर से बाहर ले जाता है। इसी पे हमारे गिनिया को, क्योंकि वो बच्चा था, उसे कुछ भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है। उसे लग रहा था कि वो मेरी माँ नहीं बल्कि एक भेड़िया है। और जब दिन होता है और गिनिया घर से बाहर जाता है अपनी माँ को ढूंढने और अपने बहन भाइयों के लिए किसी डॉक्टर को ढूंढने, तो वो देखता है कि आगे ही सानमी खड़ा था और उसके पाँवों में उसकी माँ की लाश थी जो उड़ रही थी, क्योंकि ये डीमन थी तो रोशनी की वजह से अब वो हवा में उड़ रहा था। तो ये देखकर गिनिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने ही भाई को कहता है कि तू कातिल है और तूने हमारी माँ को मार डाला। हालांकि ऐसा नहीं था, सानमी ने उन्हें मारा नहीं था, बल्कि क्योंकि वो एक डीमन बन गई थी उन्हें मारने के अलावा कोई चारा ही नहीं था और उसने अपने बहन भाइयों को बचाने के लिए अपनी माँ को मार डाला। और फिर जिस भाई को बचाने के लिए उसने अपनी माँ को मार डाला, उसी भाई ने उसके सामने उसको कातिल कह दिया। तो ये बात हमारे सानमी के दिल पर लग गई। इसके बाद हमारे सानमी और गिनिया में कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब गिनिया बड़ा हुआ तो गिनिया को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरी माँ एक डीमन बन गई थी, वो मेरी माँ ही थी जो घर पर हमला किया था और सारे हमारे बहन भाइयों को मार डाला था। और मेरे भाई सानमी ने तो हमारी जान बचाने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए ही अपनी माँ को अपने हाथों से मार डाला और मैं उसी को कातिल कह रहा था।
तो इस सब के बाद हमारा सानमी घर छोड़कर चला जाता है और उसके बाद वो अकेला ही बगैर डीमन स्लेयर बने डीमंस को मारने लगता है, क्योंकि उसका ब्लड टाइप स्पेशल है तो डीमंस उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कहा जाता है कि सानमी का ब्लड टाइप इतना ज़्यादा यूनिक है कि उसको खा लिया जाए तो वो 100 इंसानों को खाने के बराबर है, इसलिए सारे डीमंस उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो वो अपने आप को कट्स मारता था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर, उसके मुंह पर तुम देख सकते हो इतने ज़्यादा कट्स हैं। वो अपने ऊपर ही कट्स मारता था और अपना खून निकालता था, जिसकी तरफ डीमन अट्रैक्ट होते थे। और जब डीमन आ जाता था तो वो उसको बांध देता था और मार मार कर उसे सुबह तक मारता रहता था, क्योंकि उसका मिशन था दुनिया में से डीमंस को ख़त्म कर देना। इसी के दौरान एक दिन एक डीमन स्लेयर उस को मिल गया और डीमन स्लेयर उसे अपनी डीमन स्लेयर कॉप में ले गया, जिसके बाद सानमी बहुत ही जल्द एक हाशिरा बन गया, क्योंकि पोटेंशियल तो उसमें पहले से ही था, ताकत तो उसमें पहले से ही थी, बस उसको निखारने की ज़रूरत थी और उसको निखारा हमारे डीमन स्लेयर कॉप ने और डीमन स्लेयर कॉप में वो एक हाशिरा बन गया, जिसके बाद गिनिया उससे कभी भी मिल नहीं पाया और कभी भी माफ़ी नहीं मांग पाया। अब इससे आगे की स्टोरी तुम लोगों को स्पॉइलर हो जाएगा, तो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। इसके आगे की स्टोरी तुम जानने के लिए हाशिरा ट्रेनिंग आर्क देख सकते हो, उसके बाद इन्फिनिटी कैसल आर्क की मांगा पढ़ सकते हो, उसके बाद फाइनल बैटल आर्क की मांगा भी पढ़ सकते हो। और अगर तुमको वो वाली बैक स्टोरी भी चाहिए, वो आगे की स्टोरी भी चाहिए, तो तुम कॉमेंट में बता सकते हो। एक अलग से वीडियो आ जाएगी, इसमें सारे हाशिरास की आगे की स्टोरी होगी। खैर, स्विच ओवर था सेकंड हाशिरा जो है ओबानाय। ओबानाय की बैक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अजीब भी है। ओबानाय एक ऐसे कबीले में पैदा हुआ था जो एक डीमन को अपना गॉड मानते थे। एक डीमन था, एक डीमन लड़की थी जो जिसका ब्लड डीमन आर्ट कुछ सांपों से रिलेटेड था, और वो सारे कबीले वाले उस एक डीमन को अपना गॉड मानते थे और साथ ही अपने बच्चे उस डीमन को दे देते थे और बदले में वो डीमन उन्हें कुछ पैसे या कुछ सोना वगैरह देती थी, जो खुद भी वो दूसरे कबीलों से ही चुरा कर लाती थी। तो इस कबीले में जब हमारा ओबनाय पैदा हुआ तो उन्होंने ओबनाय को भी उसको देकर उससे पैसे लेना चाहे, मगर उस डीमन ने कहा नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं लूँगी, क्योंकि ये 300 साढ़े 300 साल में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसकी 2 रंग की आंखें होती हैं और एक खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस बच्चे को मैं अभी नहीं खाऊंगी, बल्कि इसे बड़ा होने दो ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए और मैं अच्छी तरह खा पाऊँ। तो उन्होंने फैसला किया कि हम ओबनाय को बड़ा करेंगे। उसी डीमन के कहने के ऊपर ओबनाय का मुंह भी काट दिया गया, जिसकी वजह से तुम देख सकते हो कि ओबनाय ने अपने मुंह पर पट्टियां लपेटी हुई हैं। ये कोई फैशन नहीं है, बल्कि ओबनाय ने अपने मुंह पर इसलिए पट्टियां लपेटी हैं क्योंकि उसका मुंह ही काट दिया गया था। लिटरली उसका पूरा मुंह कटा हुआ है, इसलिए ओबनाय ने ये अपने मुंह पर पट्टियां लपेटी हुई हैं। ये मुंह उसका उस डीमन के कहने पर काटा गया था। ऐसा क्यों किया गया था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यस, उस डीमन के कहने पर ही उसका मुंह काटा गया था। साथ ही ओबनाय जब बड़ा हो जाता है और ओबनाय को रियलाइज़ होता है कि अब वो डीमन मुझे खाने वाली है, तो ओबनाय ये फैसला करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। अब उस कबीले के अंदर तकरीबन 50 औरतें थी और वो 50 औरतें उसको गॉड मानती थी, उस डीमन को, और ओबनाय को उस डीमन को देने वाली थी। लेकिन एक सांप था जो ओबनाय के पास बचपन से आता था, जो आज तक उसके पास ही है, और ये सांप उसे यहाँ से भागने का रास्ता भी बताता है। अब ऐसा क्यों है, ये सांप क्यों अट्रैक्ट होता है ओबनाय की तरफ? ये इसलिए होता है क्योंकि ओबनाय के पास है स्नैक ब्रीदिंग, यानी उसके खून में कुछ इस तरह का है कि वो स्नैक्स उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जल्द उसके दोस्त भी बन जाते हैं। तो फाइनली उस सांप की मदद से ओबनाय वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, और ओबनाय जब वहाँ से भागता है तो उसे पता चलता है कि उसके भागने की वजह से उस डीमन ने उस कबीले की तमाम 50 औरतों को मार दिया है, क्योंकि उनकी वजह से ओबनाय भाग गया। ओबनाय इसके लिए अपने आप को ब्लेम करता है कि अगर मैं वहाँ से ना भागता और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता तो शायद वो 50 औरतें ना मारी जाती। और फिर वो डीमन पीछा भी करती है ओबनाय का और ओबनाय के पीछे तक भी आती है, क्योंकि उसे ओबनाय चाहिए था। लेकिन ओबनाय इससे पहले वो ओबनाय को पकड़ती और ओबनाय को मारती। वहाँ पर आ जाते हैं हमारे डीमन स्लेयर कॉप, जो उस डीमन को मार देते हैं। ये डीमन बहुत ही एक लोअर रैंक डीमन थी, इतनी लोअर रैंक थी कि ये 12 के बित्सुजी में आती ही नहीं थी। तो यहीं पर हमें हमारी ओबनाय की बैक स्टोरी कुछ इतनी ही है। अब इधर से आगे शुरू होती है उसकी आगे की स्टोरी। अब आगे की स्टोरी मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ, जहाँ तक एनिमे में हम देख चुके हैं। अब देख हम ये चुकी हैं कि ओबनाय बेसिकली डीमन स्लेयर में अब एक हाशिरा बन चुका है, जो कि 5वां स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है हाशिरा कॉप में। उसकी जो ब्रीदिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, जो तुम हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के अंदर देख लोगे। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि हमारा जो ओबनाय है वो पसंद भी करता है मित्सुरी को, और एंड में ये दोनों साथ ही मरेंगे। मतलब मित्सुरी और हमारा ओबनाय फाइनल बैटल के अंदर साथ मरेंगे। और वो फाइनल बैटल में किस तरह मरेंगे ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, बल्कि इसके लिए अगर तुम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो नीचे कॉमेंट में बता दो, मैं बना दूँगा।
अब इसके बाद इस वीडियो में कवर होने वाली एक आखिरी बैक स्टोरी जो क्या है ग्योटोमियोका की। अब ग्योटोमियोका वाटर हाशिरा है और ये पहला हाशिरा है जो हमें डीमन स्लेयर में दिखाया गया था। मतलब डीमन स्लेयर की फर्स्ट एपिसोड में ही हमें एक हाशिरा दिखाया गया था जो था हमारा ग्योटोमियोका। वाटर ब्रीदिंग होने के साथ साथ इसी की वजह से नेजुको आज तक जिंदा है, वरना पहले दिन ही नेजुको को मार दिया जाता अगर ग्योटोमियोका नेजुको को बचाने के लिए हमारे टांजिरो का साथ ना देता। तो ग्योटोमियोका की वजह से ही आज नेजुको हमारे साथ है। और साथ ही साथ मैं तुम लोग को ये बता दूं कि ग्योटोमियोका की बैक स्टोरी काफ़ी सैड भी है। ग्योटोमियोका की बैक स्टोरी क्या है ये शुरू करते हैं। तो ग्योटोमियोका जब छोटा था तो इसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा डीमंस पर नहीं मानती थी। मतलब उनका डीमंस पर यकीन नहीं था, वो समझते कि डीमन नहीं है। और साथ ही इसका जो इलाका था जहाँ पर ये रहते थे, जो कबीला था, वो भी डीमंस को नहीं मानता था। वो समझते थे कि सिर्फ एक अफवाहें होती हैं। और ऐसा ही कुछ ग्योटोमियोका भी मानता था। लेकिन ग्योटोमियोका के घर पर एक दिन सच में एक डीमन अटैक कर देता है, क्योंकि डीमंस रियलिटी में होते हैं हमारी डीमन स्लेयर की वर्ल्ड में। तो एक डीमन अटैक कर देता है जिसके नतीजे में उसकी सारी फैमिली मारी जाती है। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए गाँव वालों को बुलाने जाता है और वो बुलाने जाता है अपने गाँव वालों को। लेकिन उसके गाँव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको पागल कहते हैं और उसको भगा देते हैं और कहते हैं कि डीमंस तो होते ही नहीं है, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। वो उसको पागल कहते हैं और उसके रिलेटिव्स के घर भेज देते हैं, उसके रिश्तेदारों के घर भेज देते हैं। और वहाँ पर जाकर हमारा ग्योटोमियोका रहने लगता है। लेकिन हमारे ग्योटोमियोका के दिल में एक बदले की आग जलने लगी थी। हमारा ग्योटोमियोका वहाँ से भाग जाता है और आता है हमारे डीमन स्लेयर कॉर्प में, जहाँ पर हमारा टांजिरो आया था, एक वो बूढ़ा सा, एक रिटायर, तुम लोगों ने देखा होगा, मास्क लगाया होता है, जिसने अपने मुंह पे क्या नाम था उसका, मैंने नाम भूल गया। बट यस, जो पहाड़ के ऊपर रहता है, एक बूढ़ा सा शख्स जो फार्मर हाशिरा भी रह चुका है बाय द वे, उसके पास हमारा हमारा ग्योटोमियोका आ जाता है। और ग्योटोमियोका वहाँ पर आने के बाद फाइनली हाशिरा का एग्ज़ाम देता है, जिसके अंदर उसे का एक दोस्त भी बन जाता है। अब इस दोस्त का नाम था साबिटो। और साबिटो को तो तुम जानते ही हो गए, डीमन स्लेयर के सीजन 1 के अंदर ही हमें दिखा दिया गया था कि इसे हैंड डीमन ने मारा था। और साबिटो की स्पेशलिटी ये है कि इसी की वजह से आज हमारा ग्योटोमियोका एक डीमन स्लेयर है, बल्कि वो जिंदा भी इसी की वजह से है। अगर ये ना होता तो शायद वो जिंदा भी ना बचता। अब ये डीमन स्लेयर कॉर्प एक एग्जाम था, जिस एग्जाम को देने के लिए हमारा साबिटो और हमारा ग्योटोमियोका साथ गए थे। इसमें हमारा जो ग्योटोमियोका है वो पहले ही दिन एक डीमन के हाथों से उसके सर पे एक चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और अगले तमाम एक हफ्ते तक वो बिल्कुल बेहोश ही रहा और उसकी जान बचाता रहा हमारा साबिटो। और साबिटो ने उसको उसकी जान बचाई और एंड में साबिटो ने उसी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया हैंड डीमन को, और हैंड डीमन ने साबिटो को मार दिया और बदले में हमारा ग्योटोमियोका बच गया। तो देखा जाए तो सारी फाइट हमारे साबिटो ने की और ग्योटोमियोका ने कोई फाइट की ही नहीं, और वो फालतू में ही पास हो गया साबिटो की वजह से। तो इसीलिए हमारा जो ग्योटोमियोका है वो अपने आप को एक हाशिरा मानता ही नहीं, बल्कि तुम लोग हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में भी देखोगे कि वो खुद को एक हाशिरा नहीं मानेगा, बल्कि वो हाशिरा मीटिंग से भी उठकर चला जाएगा कि मैं एक ओरिजिनल हाशिरा नहीं हूँ, मैं डीमन स्लेयर कॉर्प में आने के लायक ही नहीं था, मैं तो एग्ज़ाम पास ही नहीं किया, मेरे दोस्त की वजह से मैं आज यहाँ हूँ और मेरी वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो वो इस सब के लिए भी खुद ही को ब्लेम करता है। मतलब वो साबिटो की मौत के लिए भी खुद ही को ब्लेम करता है और ख़ुद को एक बुरा डीमन स्लेयर मानता है और कहता है कि मैं एक हाशिरा हूँ ही नहीं। तो इससे आगे भी हमें इसकी स्टोरी दिखाई जाएगी। और सानमी और ग्योटोमियोका वाहिद दो हाशिरा हैं जो एंड में सरवाइव कर पाएंगे मोजान की बिसुजी से फाइट के बाद। बाकी सारे के सारे हमारे जो हाशिरा हैं वो मारे जाएंगे इस सारी फाइट में। साथ ही हमारा टांजिरो, नेजुको और हमारा इनोस्के और हमारा जेनेत्सु भी इस फाइट के अंदर सरवाइव कर पाएगा। साथ ही हमारी कनाओ भी इस फाइट के अंदर सरवाइव कर पाएगी। बाकी सारे के सारे हमारी फाइनल बैटल फाइट के अंदर मारे जाएंगे। जिस बैटल फाइट की अगर तुम डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो डिस्क्रिप दो, साथ ही हमारे कमेंट बॉक्स में बता दो, हम उसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो ले आएंगे, क्योंकि अब हम डीमन स्लेयर की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, जिसके अंदर हम मजीद हाशिरास की बैक स्टोरी को कवर करेंगे। जिसके लिए तुमने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। इस वीडियो के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।